Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET Economics. इस वीडियो में हम नियो क्लासिकल सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इसके पहले जो है हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई टॉपिक किए हैं, मल्टीप्लायर और जो है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कीन्स के और जो कीन्स और क्लासिकल के व्यू होते हैं इनके बारे में हमने किया था। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस नियो क्लासिकल सिंथेसिस के टॉपिक में, जिसमें हम बताएंगे कि ISLM कैसे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले हम क्लासिकल और कीन्सियन के कुछ पॉइंट को जो है कि रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लासिकल बोलते हैं कि हमारा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, और अगर हमारी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो हमारा प्राइसेज और वेज रेट जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं उनमें एडजस्ट करके इकोनॉमी में वापस फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जा सकती है। ठीक, और लेकिन कीन्सियन व्यू जो है कि अपोज करते हैं इस पॉइंट को और बोलते हैं कि हमारा प्राइस और वेज जो है कि स्टिकी होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो उसको एक पॉइंट के बाद हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम करने पे हमारे जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट और लेबर लॉज वो वायलेट होते हैं। ठीक, जिससे इकोनॉमी में जो कि डिमांड डिफिशिएंट इंक्रीज हो सकता है। इसलिए हम प्राइसेज और वेज को एक पॉइंट के बाद जो है कम नहीं कर सकते हैं, और इससे जो है कि आउटपुट और लेवल में चेंज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल में चेंज होने लगेगा। तो इनफैक्ट क्योंकि अगर एक पॉइंट के बाद अगर हम वेजेस को कम करेंगे, इस पॉइंट के बाद अगर हम वेजेस को और कम करेंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड रहना प्रेफर करेंगे ओवर टू एम्प्लॉयड। ठीक, तो इसलिए इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का लेवल चेंज हो जाएगा। तो कीन्स जो कहते हैं, कीन्स का जो व्यू होता है सप्लाई क्लासिकल के सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड में, वो बोलते हैं कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। डिमांड अपनी जो है सप्लाई खुद क्रिएट करती है, क्योंकि डिमांड अगर ज़्यादा रहती है तो उसके प्राइसेज कम हो जाते हैं। तो डिमांड जो है कि लोग जो है कि क्योंकि कॉन्सिपिशियस कंजप्शन होता है, और जो है कि हमारा रेट सेट जिस तरह होता है कि हमारा सोसाइटी जो कंज्यूम करती है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है, तो उसकी वजह से जो लोग डिमांड इंक्रीज होने जाती है। तो डिमांड क्रिएट्स इन ओन सप्लाई, तो डिमांड अपनी सप्लाई खुद क्रिएट करती है। और क्लासिकल बोलते हैं कि डाइकोटॉमी होती है रियल और मॉनेटरी सेक्टर के बीच में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई यम इन एन इकोनॉमी विद आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल अनचेंज। ठीक, मतलब क्लासिकल बोलते हैं कि क्योंकि क्लासिकल जो है मनी सप्लाई को मानते ही नहीं, वो ये कहते हैं कि मनी सप्लाई का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, और जो है कि मनी सप्लाई जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। बट कीन्स जो है मनी सप्लाई को मानते हैं, और वो उनके अकॉर्डिंग अगर जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो प्राइसेज इंक्रीज होते हैं। तो अगर ये दोनों अगर बराबर चेंज होते हैं तो हमारा आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि ये दोनों न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि हमारा जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो प्राइसेज, लेकिन अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है प्राइसेज इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज हो जाता है और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों का जो है कि हमारे रियल इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, तो हमारा जो है कीन्स जो है मनी सप्लाई को मानते हैं और क्लासिकल मनी सप्लाई को नहीं मानते हैं। Therefore, though increases in price level and wage rate, the adjustment process will begin and full employment will be maintained। ठीक, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए क्लासिकल ने बोला कि मनी सप्लाई में की वजह से इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल अनचेंज रहता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है तो उसके साथ प्राइसेज भी इंक्रीज हो जाते हैं, और जब ये दोनों बराबर इंक्रीज होते हैं तो आउटपुट और जो है लेवल हमारा जो है कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो हमारा जो इकोनॉमी में प्राइस लेवल और जो है वेज रेट, यही जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम को डिसाइड करते हैं और इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक ले जाते हैं। ये जो है क्लासिकल का हमारा कहना था। तो हमारे क्लासिकल और कीन्सियन दोनों के जो डिफरेंस है वो टाइम होरिजन को लेके भी है,
क्योंकि क्लासिकल जो है कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड को मानते हैं कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में होता है और प्राइसेज और वेज रेट फ्लेक्सिबल होते हैं और यही जो इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचाते हैं। लेकिन किन्स की जो थ्योरी है, किन्स का जो व्यू है वो शॉर्ट रन में है। वो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम को लेके चलते बोलते हैं लॉन्ग रन में डिफिशिएंट डिमांड हो जाएगी और वो ये बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक हमारा स्पेशल केस है, ये कोई जनरल फेनोमेना नहीं है। और किन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसे फ्रिक्शनल और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक तरह की चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती हैं इकोनॉमी में। और जो है कि वो वेज और प्राइस को फ्लेक्सिबल नहीं मानते हैं, उसमें रिजिडिटी होती है और ये शॉर्ट रन को मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है शॉर्ट रन के लिए जो है कि इक्विलिब्रियम में होती है, शॉर्ट रन फेनोमेना को मानते हैं क्योंकि इन्होंने शॉर्ट रन को लेकर के ही जो है कि थ्योरी दी है। और लॉन्ग रन में ये फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि अचीव की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे डिफिशिएंट ऑफ डिमांड हो जाती है जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक, किन्स जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को इम्पॉर्टेंट मानते हैं जबकि क्लासिकल जीरो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मानते हैं। तो जब लॉन्ग रन में हमारा डिफिशिएंट डिमांड हो जाता है तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी इन्वेस्टमेंट करती है जिसकी वजह से डिमांड हमारी इंक्रीज होती है और प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड वो सॉल्व हो जाती है अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक, तो अब हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बताते हैं कि सर जॉन हिक्स हैं, इन्होंने क्लासिकल और किन्सियन दोनों को मिला करके जो है कि एक व्यू रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारा मॉनेटरी सेक्टर और रियल सेक्टर जो कि हम बोल सकते हैं फिजिकल। ठीक, क्योंकि ये रियल जो है कि हमारा गुड्स से रिलेटेड हो जाएगा, मॉनेटरी जो है मनी सप्लाई से। तो इन्होंने जो है कि ISLM मॉडल दिया जिसको हम नियो क्लासिकल सिंथेसिस बोलते हैं। ये थ्योरी दी गई है सर जॉन हिक्स के द्वारा। ठीक, तो इन्होंने ये थ्योरी दी है, तो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले जो है कि हम ये यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिड नॉट बॉदर अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाइड। हमने भी मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा कि इन्होंने जो है कि इसका कोई आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई चेंज इम्पैक्ट नहीं होता है, ये क्लासिकल बोलते हैं। लेकिन केन्सियन कहते हैं कि हमारा एक एक्टिव रोल होता है मनी सप्लाई पे जो कि इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। क्योंकि क्लासिकल ये कहते हैं कि हमारा जो मनी सप्लाई होता है इंक्रीज होता है तो प्राइसेज भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है तो कब प्राइसेज इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो इनकम इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। इस तरह से ये डिमांड इंक्रीज होगी तो किसी और का कंजप्शन इनकम इंक्रीज होगा क्योंकि किसी और का कंजप्शन किसी और का इनकम होता है। ठीक, तो इस तरह का प्रोसेस चलता है। तो हर वीडियो एक दूसरे से लिंक है, जैसे सर्कुलर फ्लो। तो हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन से ही हमें आगे IS फंक्शन मिलेगा, फिर उसके बाद LM, क्योंकि IS फंक्शन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो क्लासिकल जो है कि हमारा ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ड्यू टू इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। मतलब क्लासिकल जो है इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट देते हैं, वो कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करने पे अटेंशन ज़्यादा नहीं देते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज जो होता है वो कैपिटल में इंक्रीज करने से हो जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल में कैपिटल इनपुट को जो है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे मशीनरी में, प्लांट्स में, तो वो भी तो हमारा एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो उससे ही वो जो है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, वही मानते हैं। और वो ये मानते हैं कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है कि इनपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी
उससे एक टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद हमारा आउटपुट जो है इंक्रीज होता है। ठीक, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटल इनपुट दैट इज़ ड्यूरेबल इज नेचर, यानी कि कैपिटल का यूज हम जो है कंज्यूम करने के लिए भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करते हैं। इट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड इन अ सिंगल यूज, ये एक सिंगल यूज से एग्जॉस्टेड नहीं होता है, इसका ये ड्यूरेबल इन नेचर होता है। तो लेकिन हाँ, इस कैपिटल में जो है कि हमारा सर्टेन डिप्रिसिएशन होता है, जैसे मशीनरी वगैरह में हमारे जो डिप्रिसिएशन होते हैं, हमें उनको बार बार जो है कि मेंटेनेंस करनी होती है कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो वहाँ पे सर्टेन वियर एंड टीयर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में कुछ टाइम के बाद चीज़ें जो है ख़राब होती है तो उनके मेंटेनेंस के लिए हमें करने होते हैं। द लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेज व्हेन नेट इन्वेस्टमेंट इज इनकर्ड। ठीक, यानी हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन है, यानी जो मशीनरी में हमने इन्वेस्टमेंट किया और डिप्रिसिएशन उसको हटा देंगे तो हमारा वो नेट इन्वेस्टमेंट बोलेगा, तो वो हमारा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज करता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस इन इकोनॉमी बिकॉज इट प्रोवाइड्स सर्टेन रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट और देयर इज अ प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट हमारा इकोनॉमी में जो है कि आती है क्योंकि हमारा जो अगर किसी के पास इनकम है, जैसे हमारी एमपीएस ज़्यादा है तो वो एमपीएस यानी सेविंग ज़्यादा है, सेविंग है तो उसको घर में रखने से अच्छा है कि अगर उसको उस अमाउंट पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो उसको इन्वेस्ट करेगा। ठीक, तो यही से हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है प्लेस लेती है। तो और ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ रिटर्न या बोल सकते हैं रेट ऑन इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो द रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट कैन बी मेजर्ड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा मेजर किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक, जैसे हम शेयर बॉन्ड में या हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उससे कितनी प्रोडक्टिविटी मिलती है या कितना रिटर्न मिलता है, रेट ऑन रिटर्न बोल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल उस पर डिपेंड करता है। ठीक, विच इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन आउटपुट when capital stock increases by a single unit. Simultaneously, business firm or a household have to borrow by a paying certain rate of interest in order to undertake investment. जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई घर लेना होता है, होम लेना होता है तो हम उसके लिए लोन ले लेते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके। तो उसी तरह हमारा जो फर्म होता है वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अगर कोई अगर फर्म स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास सारे पैसे हो ही, कुछ पैसे होते हैं और कुछ वो जो है लोन ले करके फर्म स्टार्ट करता है, फिर उससे कमा करके वो इनकम को अपने जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वापस दे देता है और प्रॉफिट भी होते हैं उसकी कंपनी। तो इसी तरह जो है कि हमारा जो है कि लोन होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए हम जो है लोन लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे दिया, इवन इन केसेज व्हेन अ हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म डू नॉट रिक्वायर बारोइंग द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंटरेस्ट फॉरगॉन। यानी कि हमारा जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, यानी कि जब हम इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन जो है कि अपना वेज नहीं लेता है, यानी कि जैसे कि अगर हमारा फर्म का ओनर है तो वो मैनेज भी करता है, चीज़ों को भी देखता है, इन्वेस्ट भी करता है कैपिटल का, तो उनमें से वो सारे जैसे अगर वो लैंड यूज किया तो वो लैंड अगर खुद का अपना है तो उसका वो तो अपना पेमेंट नहीं ले रहा है तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाता है। और एक्सप्लिसिट यानी कि हम जो लेबर को वेज दे रहे हैं, कैपिटल का वेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इफ़ आई कंस्ट्रक्ट द न्यू होम आई हैव ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक on the condition that I repay the principal along with interest. Similarly, business firm undertake investment to produce good and services. In doing so that into account two factor कि हम या तो रेट रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विच इज डिटरमाइंड बाई MPK दे, या तो प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो हम अपना कैपिटल यूज कर रहे हैं उस पर हम डिपेंड करें कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और या तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज़ों पे हमारा इम्पैक्ट होगा। ठीक, तो इफ़ रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है जो कैपिटल और कैपिटल में है या बॉन्ड में बोल सकते हैं उसमें,
तो अगर उसका जो है कि रेट ऑफ रिटर्न हमारा ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तब तो हम जो है कि बॉन्ड में और इन सारी चीज़ों में शेयर करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वो कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तब तो हम उसको इन्वेस्टमेंट ही करेंगे किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में, क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और हमें प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, तो द रेट ऑफ और हमारा लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी अचीव व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो it is a common feature of aggregate production function that we increase the level of capital input and marginal productivity of capital decreases। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें डीपली में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी यूजीसी नेट के पेपर में कभी भी वो ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे देंगे कि नियो क्लासिकल सिंथेसिस क्या होता है, या किसने दिया था, या ISLM। ये कभी ऐसे पूछता है कि ISLM किससे रिलेटेड है, गुड मार्केट से, LM मनी मार्केट से है। फिर हमारा दे देगा कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमारा जो है कि इनकम का क्या होगा, आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। ठीक, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो अगर आप चीज़ों को डीपली बेसिक से पढ़े रहेंगे और आपको चीज़ों के बारे में पता रहा होगा तो आप इसको डील कर सकेंगे, क्योंकि ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि आप हर एक पॉइंट को रट नहीं सकते, और रट लेंगे तो भी क्योंकि वहाँ पे पैटर्न और चेंजेस डिफरेंट पूछेंगे। जैसे अगर यहाँ पे देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगी, इनकम कम होगा, डिमांड कम होगा, इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्स देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, प्राइसेस ज़्यादा होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी ज़्यादा है, नहीं, मनी सप्लाई यहाँ पे हमारी कम होंगी, प्राइसेस कम होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, ये हमारा इस साइड का हो गया, ये हमारा इस साइड का हो गया। यहाँ पे यानी मनी सप्लाई हमारा कम है तो लोगों के पास उल्टा हम देखेंगे तो इनकम कम हो रही है, और इनकम कम हो रही है तो सेविंग कम हो रही है, क्योंकि हमारा कंजप्शन भी करना है। और दूसरी बात, ये तो हमारा क्लोज्ड के लिए हो गया, और अब हम ओपन के लिए देखेंगे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो लोग बाहर से जो हमारा इनफ्लो है वो इनफ्लो कम हो जाएगा। लोग बाहर के लोग जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, बल्कि वो हमारा अपना पैसा हमारी कंट्री से निकाल के वो और किसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आउटफ्लो होगा। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप जो है मैक्रो को डीप में पढ़ेंगे बेसिकली, तो वहाँ से जो है कि आप क्वेश्चन आपको जब पूछेगा कि हमारा ILM कर अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या IS कब हमारा शिफ्ट होगा, कब LM शिफ्ट होगा, और जब किससे हमारी मनी सप्लाई कम होगी, कैसे हम डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं, कब हमारा इनकम इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा जो है जो है कि डिमांड इनकम से रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इनकम में कब इन्वर्सली रिलेटेड होता है, कब पॉजिटिवली होता है, क्योंकि LM जो है हमारा निगेटिवली और IS हमारा जो है कि हाँ पॉजिटिवली। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी जो है कि आप अगर डीप में पढ़े रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगी कि हमारी मनी सप्लाई कम होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइसेस जो है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सेम होगा। और जो है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस कम इंक्रीज हो रहा है, तो उसका आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप चीज़ों को डीपली पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको जो है मैक्रो का मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इंक्रीज किया है कि आप एक वीडियो देखेंगे, एक वीडियो का दूसरे से लिंक, फिर दूसरे का तीसरे से लिंक, क्योंकि आपको इससे स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और मैक्रो जो लोगों के लिए हौवा रहता है, अरे मैक्रो है ये समझ में नहीं आता कैसे होगा क्या होगा, ये बहुत ही ईजी है। आप बस स्टेप बाय स्टेप लिंक करके पढ़े रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम अभी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट और फिर
डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, रैटचेट इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है कि हम पढ़ेंगे। जो 4 हाइपोथेसिस होती है, लाइफ साइकिल, सारी की सारी करने वाले हैं। इसके बाद ISLM, फिर ओपन के लिए हमारा मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, फिर बिजनेस साइकिल थ्योरी, और इससे रिलेटेड जो हमारी मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं हम सारे करने वाले हैं। अभी मैंने एक नया वीडियो स्टार्ट किया है मैथमेटिकल्स पे, उस पे हम उसकी मैथमेटिकल में किस तरह उसका न्यूमेरिकल्स होता है, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 सारी की सारी मैंने सोची है और आप हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और फिर हम इस वीडियो को आगे अब कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और हमें ये ख़त्म भी करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे थे कि हमारा जो कॉमन फीचर, कि इसीलिए जो है मैं डीप में पढ़ा रही हूँ। इट इज़ ए कॉमन फीचर ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन दैट एज वी इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैपिटल इनपुट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिक्रीजेज। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, अगर उसमें हम कैपिटल इनपुट को ज़्यादा इंक्रीज करने चाहते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती रहे। यानी कि जैसे अगर हम समझ लीजिए कि अगर कोई हम जैसे कि हम कंज्यूम ही कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी कंजप्शन की जो है कि क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो इस लेवल पे आके तो हमें जैसे एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। उसके बाद हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी धीरे धीरे डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पे आकर के हमारी जीरो हो जाती है, फिर निगेटिव भी होती है। ठीक, लेकिन हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो, या बोल सकते हैं सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, वो पॉजिटिव होती है। एवरेज यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, लेकिन मार्जिनल हमारी डिक्रीज होने लगती है। तो यही ये होता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल, ये होता है, ये हमारे यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं तो हमारा जो है कि इन्वर्सली रिलेटेड होने लगता है। दस एज मेरिट इंक्रीजेज द रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज। इंक्रीज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट देयरफॉर कैन बी अंडरटेकन ओनली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटिवली लोअर। यानी कि हमारा जो रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है, तो हमारा जो है, क्योंकि रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट कम होने लगेगा और हमारा जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट कम है, तो लोग बॉन्ड में शेयर न करके फर्म में और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे शेयर करने लगेंगे यानी यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगेंगे तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक, तो हमारा जो फिगर उससे रिलेटेड है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इस तरह होगा, और वहाँ पे हम जो है कि ऑन एक्स एक्सिस पे जो है कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और वाई पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है, यहाँ पे ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को दिखा रहा है, यहाँ पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को दिखा रहा है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करती है। और जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 होता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो I1 होता है। इससे मैं समझ सकती है कि अगर रेट हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, और जैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो हमारी जो है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो इस डायग्राम से हमें ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों जो है इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक, अब हमारा एडजस्टमेंट कॉस्ट मॉडल है जो छोटा सा ही समझने के ये बताता है कि जिस तरह हम कैपिटल जो यूज करते हैं जिसमें मशीनरी और प्लांट्स होते हैं, तो उसको हमें समय समय पे मेंटेनेंस करनी होती है। उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फिक्स करना होता है। जो हमारे वर्कर होते हैं, क्योंकि सारे वर्कर तो हम एक तरीके के यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर होते हैं, कुछ लेबर होते हैं, कुछ उनसे भी ऊपर वाले होते हैं, तो हर एक डिफरेंट पार्ट्स को चेंज कर लें, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होना चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन सारे चीज़ों का जो कास्ट होता है उनको एडजस्ट किया जाता है उनके जो है कि कास्ट में, तो उसको एडजस्ट कॉस्ट मॉडल
बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा ये हमारा जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन का था उसमें ये ख़त्म हो गया। ये हमारा जो है हम आगे आने वाली वीडियो में डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी को पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम ISLM को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।